हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने संधि पढ़ा था और स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब व्यंजन संधि को हम रिवाइज करेंगे और इसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो संधि के आपके 3 भेद होते हैं, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि आता है। स्वर संधि के भी आपको 5 भेद बताए हैं और व्यंजन व्यंजन संधि के आपको 3 प्रकार बताए हैं। कुछ नियम हमने यहाँ पर पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। आइए इसको रिवाइज करेंगे जल्दी से और फिर हम विसर्ग संधि की तरफ पढ़ेंगे। तो आइए, व्यंजन संधि क्या होता है, जिसमें देखिए किसी व्यंजन का स्वर से, अभी तक हम स्वर संधि में हमने क्या कहा कि जहां 2 स्वरों का मेल होता है, जब 2 स्वरों का मेल होता है तो वहां पर आपका स्वर संधि होता है। लेकिन व्यंजन संधि की हम बात कर रहे हैं तो कुछ एक ना एक उसमें क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर होना चाहिए, या दोनों ही व्यंजन भी हो सकते हैं। तो इसके बेस पर यहाँ पर 3 प्रकार के ये व्यंजन संधि होते हैं, जिसमें आपका व्यंजन का पहले स्वर के साथ मेल हो सकता है, स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो सकता है और व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो सकता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की आपकी व्यंजन संधि होते हैं, जिसमें आपका पहला हो गया व्यंजन और स्वर का मेल। ठीक है, दूसरा है स्वर और व्यंजन का मेल। तो देखिए यहाँ जगत धन ईस में, तो मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ एक बार हमें इसको रिवाइज करना है। तो देखिए, जगत में आपका अंतिम वर्ण त है और ईश में आपका प्रथम वर्ण ई है। तो त धन ई, और तो आप जानते हैं ये आपका व्यंजन है और ये आपका स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उदाहरण से भी देखा कि एक व्यंजन और एक स्वर का मेल हुआ है। दूसरा देखिए, स्वर और व्यंजन का मेल। तो आ धन छादन, आ आपका क्या है, स्वर है, और छा इसको तोड़ेंगे तो छ धन आ हो जाएगा अलग से, तो ये आपका छ क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर आ स्वर हो गया और छ आपका व्यंजन हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका क्या हो गया है, ये आपका स्वर और व्यंजन का मेल हो चुका है। तीसरा हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो देखिए, सम धन गत, तो देखिए यहाँ सम में आपका मो आ गया, गत में यहाँ ग है, तो दोनों ही व्यंजन है, दोनों व्यंजनों का मेल होने से शब्द में परिवर्तन हो रहा है, संगत हो गया है। आगे इसके नियम हम कुछ पढ़ेंगे। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जब हम इनकी संधि करते हैं, पहला आपका व्यंजन का स्वर से, दूसरा स्वर का व्यंजन से, या व्यंजन का व्यंजन के साथ जब हम मेल करते हैं, मेल करने के बाद शब्दों में जो परिवर्तन आया वो किस प्रकार से आया है, उसके कुछ नियम हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहला नियम है क वर्ग, पहला क लिखा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। और कब होता है, जब यदि पहला वर्ण क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, ध्यान देंगे तीसरा या चौथा, या फिर और तीसरा और चौथा आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आपको पता भी है, ठीक है ना। और य र ल व ह ये बिना स्वर के हैं, इनको उच्चारित नहीं किया जा सकता है। मैं अ की मदद ले रही हूँ उच्चारण करने में, नहीं तो मैं उच्चारण भी नहीं कर पाऊंगी इसका। तो में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए या फिर इसके अलावा कोई स्वर आ जाए, तब क्या होता है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में वो बदल जाता है। जैसे क जो है ग में बदल जाएगा। आपके पास 5 वर्ग हैं और पांचों ही वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क ख ग तीसरे नंबर पर है, च छ ज आपका तीसरे नंबर पर है, ट ठ ड आपका तीसरे नंबर पर है, त थ द आपका तीसरे नंबर पर है, प फ ब आपका तीसरे नंबर पर है। तो ये जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ हमने उदाहरण भी पढ़ा, दिक धन विजय। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, क है, और क के बाद वी आया है, यानी कि इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से व में भी परिवर्तित हो जाएगा, है ना। इसको आप जब बदलेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ इसको, ठीक है ना। तो इससे आपका एक तो वो आएगा हलंत के साथ, जो कि यहाँ पर भी लिखा है कि वो आता है, तो तब जो है पहला तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो तब आप क्या करेंगे, इस क को इस आधा गौ, ये आधा गौ की तरह जो है लिखा जाता है, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो शब्दों के अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। तो देखिए, दिग्विजय ये आपका हो गया, क्योंकि हमने क को आधा गौ में परिवर्तित कर दिया। अर्च धन अ, तो देखो चौ के बाद, चौ प्रथम वर्ण है, चौ के बाद अ आया है, स्वर आया है, लिखा क्या था, कोई भी स्वर आ जाए, तो अ आया है। तो देखो ये जो च है ये किस में बदल जाता है, ज में, तीसरा वर्ण आपका ज है, तो क्या हो गया है, अजंता। ठीक है,
ऐसे ही ट का ड हो जाता है, सट धन आनंद, ट के बाद स्वर आ गया है तो ये ड में परिवर्तित हो गया, आ है तो उसके साथ आ की मात्रा भी जुड़ जाएगी। तत् धन भव, तो तद्भव, तो देखिए त के बाद द हो जाता है और यहाँ भ आया है, इस भ से आप स्वर अलग करें तो ये भ जो है आपका इस प्रकार से आ जाता है। ये आपको पता है, वर्ण विच्छेद में हमने कराया है और इसको भी हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रथम वर्ण जो है आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा नियम है। अब इसके बाद तो बहुत इजी नियम है। दूसरा ख क्या था कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी हमने पहले नियम में क्या पढ़ा कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब हम क्या कह रहे हैं, पहले ही वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब वो कब होगा, जब पहले वर्ण के बाद म या न आए। यदि पहले वर्ण के बाद, वर्ग के पहले वर्ण के बाद म या न आए तो वो जो है उसी वर्ग के अंतिम यानी कि पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप जानते हैं क जो है, क वर्ग का प्रथम वर्ण आपका क है। क के बाद यदि म या न आए तो आप उसको अंगा में परिवर्तित कर देंगे और वो भी आपका आधा आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं क का अंगा में, ट का अण में, त का न में, ये सारे आधे हैं। ठीक है, तो देखिए क के बाद म आया है तो यहाँ हमने अंगा लिख दिया, वो भी आधा। ट के बाद म आया है तो यहाँ पर आधा अणु आ गया है। त के बाद न आया तो आधा न आ गया है। प के बाद फिर से म आया है तो ये जो है आधे म में परिवर्तित, ये जो है आधे म की तरह लिखा जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ भी इसी प्रकार से है, क के बाद न आया है, ट के बाद म आया है तो ये इसी का है आगे, तो ये भी आपने लिख लिया होगा। फिर हमने यहाँ पर कुछ त संबंधी नियम पढ़े थे कि त के बाद यदि च या छ आए, तो के बाद च या छ आए तो आपका आधा च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस तो के बाद देखिए च आया है तो हमने इसको आधा च में परिवर्तित कर दिया। सीधा सिंपल सा बात। दूसरी नियम, यहाँ पर चार नियम लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, तब तो के बाद जब ज या झ आए, च छ सीक्वेंस में आए हैं, च छ, इसके बाद ज झ आए तो आपका फिर ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जगत के बाद त के बाद जो आया है तो फिर हमने आधा जो इसको लिख दिया जगत जननी, ऐसे ही ये भी है। फिर तीसरा नियम क्या था, त के बाद ट या ठ आए, ट या ठ आए तो त का ट हो जाता है, ये भी आधा ट की तरफ। तो देखें त के बाद ट आया है, इसको तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से ट आया है। ठीक है, इससे आप मात्रा अलग निकाल दें तो फिर ये आपका ऐसे आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फिर हमने क्या किया, तो का आधा ट कर दिया, टट्टी का। ऐसे ही ये उदाहरण भी है। फिर चौथा उदाहरण भी ऐसे ही है, चौथा नियम है ऐसे ही है। तो के बाद यदि ड या ढ आए तो का ड हो जाता है, ये भी आधा ड। तो देखिए उत धन डयन, तो के बाद ड आया है तो ये जो है तो आधा ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो नियम डायरेक्ट है और यहाँ से आप इसको लिखेंगे। जिन्होंने नहीं लिखा है प्रीवियस लेक्चर में वो यहाँ से लिखें। ठीक है, अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो देखिए इसके बाद पांचवा नियम क्या है कि यदि तो के बाद लॉ आए तो लॉ आधा परिवर्तित, तो जो है आधा लॉ में परिवर्तित हो जाता है। उत धन लॉ, लॉ आया है तो ये आधा लॉ में परिवर्तित हो गया। तो उल्लेख, जब तो के बाद ह आए तो ह का द और सॉरी तो का द और ह का ध हो जाता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नोट में भी आपको लिखाया था। ये पांचवा नियम है। छठा नियम क्या है, तो के बाद ह आया है तो द में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो ह होगा उसको हम ध में परिवर्तित कर देंगे। और यहाँ क्योंकि अ का स्वर जब आप इसको अलग निकालेंगे ना ह को, तो यहाँ आपको इस प्रकार से यहाँ पर ह, ठीक है, जैसे मैं यहाँ आपको लिख करके दिखा दूं, उत धन हत। तो अब इन दोनों की संधि होनी है, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण की। तो अब आप देखें ये तो त है और यहाँ पर इस ह को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसे अलग कर दें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो त का तो द हो जाता है, इसका तो आधा द इस प्रकार से हो जाएगा और इस ह का आधा ध हो जाएगा, धन आधा ध, और फिर इसमें अ भी जुड़ा है और ये फिर जो है आपका आधा ध और ये पूरा ध में परिवर्तित हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया है, आधा द और ध आया है। ठीक है, तो ये नियम है। अब देखिए सातवां नियम क्या है कि जब तो के बाद स आए तो का आधा च हो जाता है और स का छ हो जाता है। तो जैसे नियम ये था यहाँ पर इस प्रकार से ये भी है। ठीक है, तो ये भी आपने कर लिया होगा प्रीवियस लेक्चर में भी। अब म से संबंधित कुछ नियम था। घ में क्या नियम है,
कि यदि म के बाद क च ट यानी कि प्रथम वर्ण आए तो म के स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि म का अंग हो जाता है और इसको अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे सम धन कल्प, तो म के बाद देखिए क्या आया है, को आया है, तो ये जो है ये किस में आ जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ये जो म है संकल्प। और देखिए ये जो है किसका कर रहा है, ये जो है अंग का उच्चारण कर रहा है। ये जो अनुस्वार है ये अंग का उच्चारण कर रहा है, संकल्प, संकल्प। फिर देखिए म के बाद ग आया है, ठीक है, म के बाद फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, संगम। क्यों, अंग का उच्चारण आया है। म का यो हो जाता है, तो देखिए म धन च, च का अंतिम वर्ण क्या है, यो है, ये भी अनुस्वार हो जाता है। संचय, यंग इधर यहाँ पर यो का उच्चारण आ रहा है, संचय, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर मो का न हो जाता है और ये भी आपका अनुस्वार के रूप में आएगा। इस प्रकार से एक बिंदी आपको अनुस्वार का बताया था वर्ण विच्छेद में। तो देखिए सम धन तोष, तो आया है ना, मो के बाद तो आया है, तो ये जो मो है ये अनुस्वार हो जाएगा इसी वर्ण के पांचवें, इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में। तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण न है, तो ये सन, सन नो का उच्चारण आ रहा है इसमें। ऐसे ही यहाँ पर मो का म हो जाता है, तो सम, मो का उच्चारण अनुस्वार के रूप में मो का उच्चारण आया है। फिर ऐसे ही सम धन देह, दो में सन, सन नो में नो का उच्चारण आ रहा है। सम धन भावना, संभावना, तो इनमें मो का उच्चारण आ रहा है, ये अनुस्वार हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद नियम है, यदि म के बाद य र ल ये आए तो सदैव वो अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहाँ सम धन वाद, तो ये अनुस्वार हो गया म, संवाद। ऐसे ही म जो है यहाँ अनुस्वार हो गया है, तो इस नियम को भी आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट नियम था म के बाद यदि म आ जाए तो म आधा म और इसमें हो जाता है। तो जैसे म के बाद फिर से म आया है तो ये आधा म और इसमें परिवर्तित हो रहा है। ये नियम भी आप पढ़ चुके हैं। छ का नियम यहाँ पर आपको बताया था कि किसी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए तो छ से पहले च आ जाता है। जैसे स्वर है यहाँ किसी स्वर के बाद, ठीक है, तो स्व धन छंद, तो यहाँ पर स्व में अ का, स्व में अ का स्वर आया है और यहाँ पर छ आया है, तो स्वर के बाद छ आ गया है। तो फिर हम क्या लिखते हैं, इस छ से पहले आधा च लिखते हैं। हमने यहाँ आधा च लिखा, बस बात खत्म, स्व छंद। ऐसे ही अनु में ओ का उच्चारण आया है, यानी कि स्वर है ओ और धन छ है, तो आधा च और छ, तो ये इंपॉर्टेंट भी है नियम, ठीक है। ऊपर जब आप संधि कर रहे थे तो वहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अलग से नियम किस प्रकार से आए हैं, ये अलग से शब्द कैसे आए हैं। फिर नौ संबंधी यहाँ पर एक नियम है, इसको भी देख लें। यदि री र या श के बाद न हो तो वो जो है अण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए परिधन न, तो ये जो है इसमें आ गया है परिणाम, ये ण हो गया है। ऐसे ही राम धन आयन, तो रामायण हो गया है। तो ये था आपका पूरा व्यंजन संधि। और अब आगे यहाँ आप हेडिंग डालेंगे विसर्ग संधि, इसको भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी आज की क्लास में। तो देखिए विसर्ग संधि क्या होती है, पहले आप इसको हेडिंग डालें। तो तीसरी आपकी संधि है विसर्ग संधि। चलिए अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, यानी कि पहले से आपके पास विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर आए या कोई व्यंजन आए और आने के बाद विसर्ग में ही कोई परिवर्तन जो होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः, देखो विसर्ग में आपको हमने वर्ण विच्छेद में आपको समझाया था कि जो विसर्ग है उसको ह, आधा ह में हम इसको उच्चारित करते हैं। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, मनः धन रथ, मनः धन रथ, ठीक है, मनः धन रथ हो गया। अब यहाँ इससे क्या हो गया है, मनोरथ। परिवर्तन क्या हुआ, इस विसर्ग को हमने ओ की मात्रा में परिवर्तित कर दिया, अर्थात कि इस विसर्ग धन रॉ, यही तो जोड़ेंगे हम, इस पे विसर्ग धन रॉ ओ हो गया है। अब कैसे ये ओ हुआ है, इसका भी जैसे हम ऊपर नियम पढ़ रहे थे, इसका भी हम आगे नियम पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल इसकी परिभाषा लिखें या नियम हम आगे पढ़ेंगे। जैसे दु धन जन, तो देखो यहाँ अंतिम जो वर्ण है ये विसर्ग है, ठीक है, और यहाँ पर ज है, तो इन दोनों के मेल से
ज के ऊपर रॉ लगा, तो दुर्जन हो गया है। ठीक है, आगे देखिए नमः धनते, नमः धनते इसको ह की तरह उच्चारित किया जाता है। तो नमः धनते, तो यहाँ विसर्ग था, विसर्ग धन तो से हमने एक ही मात्रा को अलग निकाल दिया, तो ये व्यंजन है, एक ही मात्रा को नहीं लेंगे। ठीक है, स्वर को नहीं लेंगे, ये तो है आपका, ये आपका व्यंजन है। तो इससे आपका ये क्या हो गया, नमस्ते, ये आधा सौ के रूप में परिवर्तित हुआ है। इतना लिखें। अब आगे नियम भी हम पढ़ेंगे इसके, विसर्ग संधि के नियम, क्या क्या इसके नियम हैं। चलिए इतना लिखिएगा। चलिए इसका नियम आप लिखेंगे। तो देखिए विसर्ग संधि बनाने के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम आप लिखिए कि आप विसर्ग का ओ में परिवर्तन कर देते हैं। कुछ शब्दों में आप विसर्ग का ओ में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि उसको ओ की मात्रा में उसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे यश धन, यशः धन गान, तो यहाँ आप देखें इसमें क्या हो गया है, यशोगान। इसी प्रकार से मनः धन रंजन, तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा ओ में परिवर्तित हो जाएगा, मनोरंजन। आगे देखें मनः धन रथ, तो मनोरथ यहाँ आ जाएगा। मनः धन विनोद, मनोविनोद। इसी प्रकार आगे देखें तपः धन बल, तपोबल। मनः धन हर, मनोहर। तो इसको, इन शब्दों को आप जब लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे कि किस प्रकार से इनका जो है आप क्या करते हैं, इसको संधि इसकी की जाती है और कैसे इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो पहला है कि विसर्ग का आप ओ में परिवर्तन कैसे करते हैं, इसके उदाहरण भी लिखें कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यानी जहां पर विसर्ग है, विसर्ग की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो सीधे इसमें कुछ नहीं करना है, बस ओ की मात्रा, जहां विसर्ग है वहां पर ओ की मात्रा आप लगा दें। तो यशोगान हो गया है, ऐसे ही मनोरथ हो गया है, तपोबल हो गया है, ऐसे ही मनोरंजन, ठीक है, मनोविनोद और मनोहर, ये जो है इसमें ओ में परिवर्तित हो गए। चलिए आगे देखें ख, विसर्ग का र में परिवर्तन। अब आगे क्या हुआ है, विसर्ग, अब र देखें, ये र आपका आधा है और आप जानते हैं र को आप अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, आधा र को। ठीक है ना, तो र को आप ऊपर भी लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं। ठीक है, तो र को अलग अलग जो है इसका लिखा जाता है, तो इसको भी आप देखें। तो देखिए विसर्ग का र में परिवर्तन, नि धन धन, नि धन धन, तो यहाँ आधा रॉ में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग को हमने ऊपर निर्धन कर दिया है, आधा रॉ में ध के ऊपर रॉ लगा रखा। ऐसे ही दुह धन बुद्धि, तो दुर्बुद्धि हो जाएगा, रॉ में परिवर्तन होना है। पुनः धन जन्म, तो पुनर्जन्म। नि धन भय, तो निर्भय। आसिह धनवाद, तो आशीर्वाद। ठीक है, आगे दो धन गुण, तो दुर्गुण। यहाँ पर आपने विसर्ग का रॉ में परिवर्तन किया है, तो इसको भी आप लिखें। चलिए, तो यहाँ विसर्ग का हमने रॉ में परिवर्तन किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नियम आपका, अब विसर्ग का ये जो है तालव्य सौ में, ये भी आधा तालव्य सौ है, इसमें हमने परिवर्तन करना है। ठीक है, तीनों ही सौ में जो अंतर है वो किस प्रकार का अंतर है, स, इसका उच्चारण तालु सेम है, सौ ही है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग होने के कारण इनको अलग अलग प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, इसका जो है तालव्य स है, तालु से जो है इसका उच्चारण किया जाता है, मूर्धन्य से इसका उच्चारण किया जाता है और दंत्य सौ से इसका उच्चारण किया जाता है। तीनों में ये अंतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तालव्य सौ में परिवर्तन होता है, नि धन चय, निह धन चय, तो यहाँ हमने इसको आधा सौ की तरह इस प्रकार से लिखा, निश्चय। जो विसर्ग है उसका जो है आधा सौ में परिवर्तन हो रहा है, नि धन चल, तो निश्चल। दुह धन चरित्र, दुश्चरित्र। ऐसे ही दुह धन शासन, तो दुशासन। नि धन छल,
निश्चल, हरिः धन चंद्र, तो हरिश्चंद्र, तो ये जो है इसमें सौ में इसका परिवर्तन हुआ है। फिर जो है दंत्य सौ में भी यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है और मूर्धन्य सौ में भी परिवर्तन हो रहा है। अब दंत्य सौ में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है? निह धन संतान, तो निसंतान, नि धन तेज, तो निस्तेज, निह धन संकोच, तो निसंकोच, ये शब्द हैं, इनको आप लिखेंगे भी। और यहाँ पर ड है विसर्ग का जो आपका मूर्धन्य सौ में, ये तो दंत्य सौ है, ये आपका तालव्य सौ है और ये आपका मूर्धन्य सौ है, इसमें कैसे परिवर्तन हो जाता है? जैसे हम ट ठ ड का जहाँ हम क्या करते हैं उच्चारण करते हैं, ऐसे ही इसका उच्चारण भी होता है। उस स्थान पर अपनी जीभ जो है वहाँ टच करती है। तो देखिए धनु हो धन टंकार, तो धनुष टंकार, तो आधा सौ में परिवर्तन हुआ है। दुह धन कर्म, तो दुष्कर्म, निह धन काम, तो निष्काम। इस प्रकार से ये आपका क्या हुआ है, यहाँ पर विसर्ग का जो है, पहले में हमने क्या कहा, विसर्ग का आप ओ में परिवर्तन, विसर्ग का रौ में परिवर्तन होता है और विसर्ग का तीनों ही सौ में, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ और दांत्य सौ में परिवर्तन होता है। तो इसको आप लिख लें और आगे हम फिर इसको आगे, विसर्ग का लोप भी किया जाता है, ये भी एक नियम है। तो फिलहाल आप इसे लिखें। चलिए नेक्स्ट जो नियम है ये क्या कह रहा है कि विसर्ग का लोप होना। अब जो है विसर्ग का यहाँ पर लोप हो रहा है, किस प्रकार से लिखें? हेडिंग डालें विसर्ग का लोप होना और इसे लिखें कि विसर्ग का रॉ से मेल होने पर, जब किसी विसर्ग का रॉ के साथ मेल होता है, विसर्ग का रॉ के साथ जब मेल होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि अगर आगे से कोई ऐसा शब्द है जिसमें विसर्ग है और पीछे ऐसा शब्द है जिसके प्रथम वर्ण जो है र आए, तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है, ये आपने देखना है। ठीक है, वहां विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले, यानी कि विसर्ग से पहले जो शब्द आया है वो जो है दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात उससे पहले चाहे कुछ भी है, ह्रस्व है या दीर्घ है, वो दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर आप जानते हैं, बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा इस प्रकार से आती है। तो ये आपका क्या है, दीर्घ हो जाता है। आ, ई और ऊ, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है दीर्घ स्वर हो जाते हैं, ये है आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखो यहाँ नि धन रोग, नि धन रोग, अब आपने देखा विसर्ग का रॉ के साथ मेल हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहा, विसर्ग का जब रॉ से मेल होता है तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है, लेकिन विसर्ग से पहले जो आपका है उसका स्वर जो है दीर्घ हो जाता है। अब नि में मात्रा है, इसको तोड़े आप तो ये आपका इस प्रकार से हो जाता है, न धन ई, ये तो ह्रस्व है, ये आपका क्या है, ह्रस्व है। लेकिन हमें अब जो है संधि करने के बाद ह्रस्व नहीं, हमें दीर्घ चाहिए, तो अब जो है इसका दीर्घ हो जाता है, इसका दीर्घ क्या हो जाएगा, नी। तो यहाँ नी आया, रो ग। तो हमने विसर्ग का लोप कर दिया, विसर्ग से पहले के जो वर्ण है उसको जो है हम दीर्घ स्वर कर देते हैं, उसको हम दीर्घ बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखें निह धन रस, तो फिर से देखिए विसर्ग के बाद रॉ आया है, विसर्ग धन रॉ आया है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, यानी कि इसको हम हटा देते हैं। लोप होने का मतलब इसको हटा देना। ठीक है, तो इसको तो हम हटा देंगे, लेकिन आगे जो इससे पहले वाला जो वर्ण है उसको दीर्घ कर देते हैं। यहाँ पर भी ह्रस्व है, छोटी ई की मात्रा है, इसको भी दीर्घ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नीरस। क्या हो जाएगा, नीरस। ठीक है, चलिए इसे भी लिखें। इसी प्रकार से नि धन रज, तो देखो यहाँ पर विसर्ग और विसर्ग के बाद र, तो इस विसर्ग को हम बड़ी ई की मात्रा में, इसका तो लोप करेंगे, लेकिन इससे पहले जो वर्ण आया है उसको दीर्घ स्वर बना देते हैं। अभी तो ये आपका ह्रस्व है, तो अभी इसको हम दीर्घ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा नीरज। ठीक है, तो चलिए इसे भी लिखिए। फिर देखिए एक छ नियम है जहां पर विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, जहां विसर्ग में परिवर्तन, ये आपने लिख लिया होगा, जहां विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आप दो शब्दों को जोड़ रहे हैं और एक शब्द में
पहले वाले में क्या है आपके पास, विसर्ग है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कब नहीं होता है ये नियम हमको जानना है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, यदि विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क और प, बहुत ध्यान से देखना है। पहले तो विसर्ग से पहले बहुत कम जो है आपके शब्द होंगे ऐसे, तो विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद विसर्ग का जो मेल है वो क या प के साथ हो, तो हम क्या कहेंगे, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप देखें, इससे पहले अ है, यहाँ विसर्ग है, ठीक है, इस त में तो विसर्ग है लेकिन इससे पहले अ है और इसके बाद क आया है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंतः अंतःकरण, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो कोई अ नहीं था, आपने कैसे कह दिया अ है। देखो, प्रातः, प्रातः इसमें विसर्ग है, इससे पहले अगर आप स्वर देखें तो अ है, अ को अलग कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, प्रातः धन काल, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका क आया है, ठीक है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रातः धन काल, ठीक है। ऐसे ही पय धन पान, पय विसर्ग और इसमें आगे जो है अ का स्वर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए त में अ का स्वर आता है, तो अ यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज ना होवे, यहाँ पर त में अ का स्वर आता है, ठीक है। यदि आप इसको अलग कर दें इसको, तो यहाँ पर अ का स्वर आता है, तो ये तो सभी शब्दों में आएगा अ का स्वर। पय धन पान, तो फिर से प आया है बाद में, ठीक है ना, अ के बाद यानी विसर्ग के बाद आपका प आया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पयः पान शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका 6 नियम भी आप लिखेंगे, तो इसे भी आप नोट करें। तो ये है आपका, चलिए इतना आप लिखें। इस प्रकार से आपका जो है ये विसर्ग संधि भी आपका कंप्लीट हो गया है और इसे आप जल्दी नोट करें। तो इस तरह से आपका विसर्ग संधि भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ हिंदी की प्रमुख संधियां कुछ यहाँ पर दी गई हैं, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी में संधि के अपने कोई नियम नहीं है, संधि केवल संस्कृत शब्दों में ही होती है, लेकिन हिंदी में संस्कृत की संधि के नियम भी लागू होते हैं। देखिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आपके संस्कृत का जो सिलेबस है उसी में ये संधि है, तो यहाँ पर हिंदी के लिए भी कहा गया है कि हिंदी में संधि के अपने कोई नियम नहीं है, संधि केवल संस्कृत शब्दों में ही होती है, लेकिन हिंदी में संस्कृत की संधि के नियम ही लागू होते हैं। यानी कि अभी आप जो आपका संस्कृत का सिलेबस था उसको आप पढ़ रहे थे, आप जब हिंदी में देखेंगे तो वहां पर भी आपको यही नियम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, बोलते समय प्रवाह के कारण कुछ संधियां होती हैं, जिसके लिए विद्वानों ने जो है कुछ नियम यहाँ पर विकसित किए हैं, जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि स्वर का ह्रस्व होना, ठीक है, कान कटा कनकट्टा, ठीक है, ठाकुर धन आईना तो ठकुराइन, ठाकुर धन आइन ठकुराइन, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर का क्या हुआ है, ह्रस्व होना, तो देख पा रहे हैं आप, स्वर जो है आपका ह्रस्व हो गया है। यहाँ आपका क्या था, कान धन कटा तो हो गया कनकट्टा, ठाकुर धन आइन ठकुराइन। देखिए, हिंदी हम यहाँ पर अभी तो हम संस्कृत के ही पढ़ रहे थे, एक बार इसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको हिंदी में ही देख लेंगे। तो देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। आपने संधि पढ़ी, तो अभी तक आपने अगर नहीं लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं, नियम आपने सभी लिख लिए होंगे। और दो वर्णों में के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो वर्णों के बीच में परिवर्तन होता है, दो वर्णों के बीच में जो है क्या होती है, संधि होती है।
दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पहली स्थिति में वापस लाना फिर से वो संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि आप पहले संधि करते हैं लेकिन उसको विच्छेदित करना संधि विच्छेद कहलाता है। वो भी आपको आता है, संधि विच्छेद करने के लिए भी आता है। ठीक है। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी हमने 5 भेद आपको बताए थे। पहला आपका दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। एक एक संधि को हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ लिया है, आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद व्यंजन संधि में होने वाले मेल जो है 3 प्रकार का होता है। आपको जैसा कि हमने व्यंजन संधि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला आपका व्यंजन का स्वर से मेल, स्वर का व्यंजन से मेल और व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक विसर्ग होगा, पहचान आप बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं विसर्ग संधि को। इसमें आपको एक विसर्ग दिखे तो आप क्या कहेंगे? ये आपका विसर्ग संधि है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन पॉइंट्स को नोट करें जिन्होंने नहीं किया है। पहला, संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा ही है, आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद संधि विच्छेद क्या है, इसकी यहाँ पर हमने डेफिनेशन दे दी। संधि के 3 भेदों के बारे में बताया गया है और स्वर संधि के 5 कौन कौन से भेद हैं? स्वर, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। फिर हमने व्यंजन की संधि में जो है क्या कहा कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन का पहले में स्वर से मेल होता है, दूसरा स्वर का व्यंजन से मेल होता है और व्यंजन का जो है व्यंजन के साथ मेल होता है। ये भी हमने यहाँ पढ़ लिया। और लास्ट पॉइंट है, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या परिवर्तन ही नहीं होता है, और कब नहीं होता है ये नियम पढ़ा, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जल्दी से नोट करें। और आगे यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, तो इनको आप नोट करके इसको आप घर में लिख लेंगे और ये प्रश्न आप करेंगे क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप लिख लीजिएगा और ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और आप इनके उत्तर करेंगे। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का आपको चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है क कि व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से तथा स्वर का व्यंजन से मेल होने पर कौन सी संधि होना संभव है? अभी अभी पढ़ के आप आए हैं, लास्ट में आपने पढ़ा है। तो पहला विसर्ग संधि, स्वर संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, और आप इसमें सही आंसर आप लगाएंगे। ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं सब। ठीक है। ख है कि त के बाद च या छ आता है। ठीक है। यदि के संबंधी हमने 7 नियम पढ़े थे। ठीक है। और आज की क्लास में भी मैंने पहले उसको रिवाइज करवाया और फिर हम विसर्ग संधि को पढ़कर यहाँ पर तक पहुंचे हैं। तो देखिए, त के 7 हमने नियम पढ़े हैं। यदि च या छ आता है तो त का क्या हो जाता है? बहुत ही इजी है, इसको भी आप कर लेंगे। उसका ज हो जाता है या इसका च हो जाता है, द हो जाता है, छ हो जाता है, जो भी हो जाता है उसमें आप टिक करेंगे या उसको आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये नियम भी हम आज पढ़ के आए हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से कौन सा स्वर बनता है? ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता है, ह्रस्व बनता है, प्लुप्त बनता है या दीर्घ बनता है, या इसमें से कोई नहीं। इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है। फिर देखिए, राजेंद्र शब्द के संधि विच्छेद का कौन सा रूप सही है? अब देखिए यहाँ राजेंद्र शब्द, अब देखो यहाँ से आप देख सकते हैं राजधन इंद्र या फिर राजा धन इंद्र या राजा धन इंद्र, इस प्रकार से आएगा या इसमें से कोई नहीं। तो संधि विच्छेद भी आप यहाँ पर करेंगे और इसको आप जरूर करें, घर से इसको करके लाएं। ठीक है। पहले तो इसे नोट करें इन प्रश्नों को। नेक्स्ट है सुधन अस्थि की संधि है। सुधन अस्थि की संधि है पहले स्वस्ति, सुस्ति, स्वस्ति और सुआस्ति। तो इनमें से आप बताएंगे कौन इसकी संधि है। तो करिएगा आप, जैसे हमने आपको एक एक
जो है संधि को डिटेल में पढ़ाया है, तो पूरा इसको लिखें कि इसमें कौन सा स्वर जुड़ रहा है या व्यंजन जो भी है, इसको आप करिए। ठीक है, आगे देखिए, सही संधि विच्छेद के सामने आप सही का निशान लगाइए। वीरोचित की संधि विच्छेद क्या होती है? वीर धन उचित। तो आपने ये तो पढ़ा है, और इसे जोड़ करके क्या यहाँ आएगा, यहाँ पर आपको सही का जो है निशान लगाना है। तो वीर धन उचित का वीर धन उचित होता है या वीरह धन उचित होता है या वीरो धन उचित होता है, क्या होता है, इसको आप करें। पर्यावरण का संधि विच्छेद परिधन आवरण क्या होता है? पर्यावरण। यहाँ पर आप देखें, इन तीन में से आप देखें कौन सा सही है, उस पर टिक मारें। निष्कलंक का संधि आपको विच्छेद करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं सागरोर मी, इसका भी आप संधि विच्छेद करें। और अब यहाँ पर आपको सब धन ही इसको संधि करनी है, इसको भी आप कर सकते हैं। जल्दी इसे आप नोट करें और इन प्रश्नों को आप जरूर घर से करके लाइएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे संधि में, तो तब तक आपको संधि नहीं आएगी। तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट करें, दिए गए इसके अनुसार आपको संधि करनी है, और संधि आपको यहाँ पर भी करनी है। संधि विच्छेद कर संधि का नाम भी लिखना है, तो इसको आप नोट करें। चलिए, तो इस प्रकार से आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, और हमने संधि को कंप्लीट कर लिया है। आपके तीनों ही संधि हम पढ़ चुके हैं, साथ में कुछ आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को आप करें और घर से करके जरूर लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।